नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या खरीदें क्या बेचें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। मार्केट्स में आज बुधवार का दिन है, बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होती है, लेकिन बाजार में जो मोमेंटम है बेहद स्ट्रांग है। भले ही बाजार रिकॉर्ड हाइस के आसपास जाके थोड़ा सा थकने के संकेत दे रहा है, थोड़ा रुकता हुआ दिख रहा है, कंसोलिडेशन में ज़रूर देखने को मिल रहे हैं हम, बाजार जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 9 दिन से बाजार की पॉजिटिव साइड पे हरे निशान के साथ ही क्लोजिंग होती हुई नज़र आ रही है। तो इस मोमेंटम को आगे कहां तक बाजार लेके जा सकता है, क्या हम नए रिकॉर्ड हाइस की तैयारी कर रहे हैं, निफ्टी में क्या नए लेवल्स इस हफ्ते आ सकते हैं, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शेयर बाजार के एक्सपर्ट अरुण केजरीवाल जी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सर वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू मनी 9 सर। नमस्कार जी। तो सर मार्केट में हम देख रहे हैं कि लगातार तेजी का जो मोमेंटम है वो जारी है। कल मार्केट में 9वें दिन हमने देखा है कि मजबूती के साथ हरे निशान के साथ ही क्लोजिंग होती हुई दिखी है। निफ्टी भले ही 7 अंक चढ़ के बंद हुआ, सेंसेक्स में भी हमने देखा महज 13 अंकों के आसपास की मजबूती थी, लेकिन बैंक निफ्टी में हमने देखा करीब करीब 130 अंकों की मजबूती के साथ क्लोजिंग होती हुई दिखी। अच्छी बात यह है कि निफ्टी में लगातार दूसरे दिन हमने 25,000 का एक जो मनोवैज्ञानिक स्तर है उसके ऊपर जाकर क्लोजिंग होती हुई दिखी है, और 25,078 ये रिकॉर्ड हाई लेवल था जो कि हमने 1 अगस्त को छुआ था, और वहां से निफ्टी केवल 5 अंक दूर रह गया था, क्योंकि आज कल के सेशन में माफ कीजिए 25,072 के आसपास के जो लेवल्स हैं वो हमने निफ्टी के दिन के दौरान इंट्राडे हाई के तौर पे देखे भी थे। तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि रिकॉर्ड हाई पर बाजार पहुंच गया है। तो इस रिकॉर्ड हाई पर सर ये जो थकावट के संकेत देखने को मिल रहे हैं या बाजार समय बिता रहा है रिकॉर्ड हाई के आसपास, इसे आप कैसे रीड कर रहे हैं? निफ्टी में क्या अगले लेवल्स आपको नजर आ रहे हैं? संदीप, आपने जो सवाल पूछा है उसका बड़ा पेचीदा जवाब होता है। अगर मैं बुल हूं तो मैं कहूंगा कि थकान है, अगले मूव के लिए तैयारी हो रही है। अगर मैं बेयर हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि बाजार में यहाँ पे बिकवाली आ रही है। और अगर मैं आपको 1 अगस्त के दिन वापस ले चलूं तो 1 अगस्त को इंट्राडे हाई और क्लोजिंग हाई दोनों बने थे सेंसेक्स और निफ्टी पर, और 2 अगस्त से गिरावट शुरू हुई थी, जिसमें शुक्रवार को एक गिरावट सीमित दायरे की थी, बहुत ज्यादा नहीं थी। लेकिन सोमवार को जैसे कहते हैं ना कि बारिश बरस गया था बाजार पे और जोर से गिरा था। तो अगर अगर मैं थोड़ी चेतावनी या थोड़ी जिसे कहते हैं प्रीकर्सर देता हूं, तो क्या नया हाई बनकर वापस बाजार अगले दिन करेक्ट करेगा, ये सोचने का एक विषय सबके लिए बन जाता है। सही है। तो मार्केट में ज़रूर कह सकते हैं हम, अगर आप बेयर हैं या फिर मंदड़िए हैं तो ज़रूर मार्केट में थोड़े से थकावट की जो संकेत हैं वो देखने को मिल भी रहे हैं, और समय ले भी रहा है बाजार, क्योंकि 1 अगस्त को जो हाई बने थे उन्हीं लेवल्स के आसपास हम पहुंच गए, महज 5 अंक दूर थे। लेकिन इस लेवल पर ये जो रिकॉर्ड हाई लेवल है, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल है, तो इसके ऊपर समय बिताने की कोशिश बाजार कर रहा है, और नए ट्रिगर की जो तलाश है वो मार्केट में हो रही है। ये फिलहाल निकल के राय सामने आ रही है। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है तो कल हमने देखा सर निफ्टी के बनस्पत ज़्यादा मजबूती देखने को मिली, 130 अंकों के आसपास ये गेंस देखने को मिले, और जो प्राइवेट बैंक्स हैं जो कि ज़्यादा वेटेज भी रखते हैं इंडेक्स में, वहां पे ज़्यादा एक्शन देखने को मिल भी रहा था। कल हमने देखा कि जो प्राइवेट बैंक इंडेक्स है वहां पे मजबूती के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। तो क्या निफ्टी के बनस्पत या रिलेटिवली बैंक निफ्टी ज़्यादा मजबूत है सर? कुछ हद तक आप ये कह सकते हैं। और दूसरा जो एक महत्वपूर्ण है, अगर आप 1 अगस्त का इंडेक्स निफ्टी और सेंसेक्स देखो और जो कल का निफ्टी और सेंसेक्स देखो, तो उसमें अलग अलग शेयर अलग अलग स्तर पर है। इसका मतलब ये 1 अगस्त की तेजी और आज की जो तेजी है उसमें अलग शेयरों ने पार्टिसिपेट किया है। जो सेक्टर रोटेशन, स्टॉक रोटेशन का जो सिलसिला है बाजार में, वो चलता ही जा रहा है। नए नए रूप, नए नए शेयर आपको दिखते हैं जो ऊपर उठते हैं। सही है, कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी के बनस्पत ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है या ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहा है, ये मान करके चल सकते हैं। कुछ सेक्टर्स की बात करें तो सेक्टोरल रुझान में हमने देखा है कि मीडिया एक कल का स्टार परफॉर्मर था। जी एंटरटेनमेंट उसका शायद बड़ा कंट्रीब्यूटर था, क्योंकि खबर आई है हेल्थ केयर, फार्मा, निजी बैंक, कैपिटल गुड्स, ये कुछ ऐसे इंडेक्स हैं जो कि कल के सेशन में काफ़ी स्मार्टली आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे थे। और एफएमसीजी, मेटल, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ये आप कह सकते हैं कि जो खपत से जुड़े हुए सेक्टर्स हैं, यहाँ पे थोड़ी सी जो प्रॉफिट बुकिंग है या फिर जो चर्निंग है वो मार्केट में ज़रूर देखने को मिल रही है। इसमें आप चाहें तो एनर्जी इंडेक्स को भी शामिल कर सकते हैं। निफ्टी के गेनर लूजर्स की बात करें तो एसबीआई लाइफ, श्रीराम फाइनेंस, मारुति, ये निफ्टी के टॉप गेनर थे। और लूजर्स की बात करें तो उसमें टाइटन, जेएसडब्ल्यू स्टील, एचयूएल और टाटा मोटर्स, ये स्टॉक लाल निशान के साथ कल के सेशन में बंद होते हुए नजर आए भी थे।
सर दो सेक्टर हैं, एक तो है आईटी और दूसरा है मेटल। इन्होंने हाल फिलहाल काफ़ी स्ट्रांग मूव दिखाया है, काफ़ी डिसाइसिव तेज़ी इन दोनों सेक्टर्स में देखने को मिली है। आईटी में हम कह सकते हैं जिसमें जिस तरह से यूएस में एक चर्न देखने को मिल रहा है कि आईटी से पैसा निकल के दूसरे सेक्टर्स में जा रहा है, उसका इंपैक्ट है। और मेटल में भी मुनाफा वसूली है क्योंकि बहुत लंबी तेज़ी के दौर से ये सेक्टर निकल के आ चुका है। तो अब क्या करना चाहिए सर, ये जो आईटी और मेटल में जो मुनाफा वसूली हो रही है, क्या ये लंबी चलने वाली है, इससे थोड़ा दूर रहना चाहिए, हमें भी बेच देनी चाहिए, या फिर आपको लगता है कि ये थोड़ी सी जो गिरावट है खरीदारी करने का मौका है? संदीप, आईटी क्षेत्र, अगर आप पिछले 15 से 25 दिन के बीच में जो एक तेजी आई है उसको अगर आप छोड़ दें तो पिछले 2-3 तिमाही में इस क्षेत्र की लगभग पिटाई हुई है। परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, मार्जिन्स अंडर प्रेशर थे, न्यू ऑर्डर्स जो ऑर्डर बुक कहते हैं दिग्गज कंपनियों के, उसमें थोड़ा दबाव था, कॉस्ट प्रेशर था। ये सब दो देखकर ऐसा लगता था कि शायद आईटी अभी भी नहीं सुधरा। इस बार भी जो नतीजे आए थे जून तिमाही के, उसमें कोई बहुत शानदार प्रदर्शन नहीं था, लेकिन बाजार को नए घोड़े चाहिए थे, तो आईटी को ले लिया गया क्योंकि ये पिटा हुआ क्षेत्र था और अच्छी खासी रैली है। अगर आप दो शेयर को इंडेक्स से निकाल दें, एक टीसीएस जिसका प्रदर्शन बड़ा ही शानदार रहा है और एक कुछ हद तक इन्फोसिस, आईटी क्षेत्र में कोई बहुत ज्यादा तेजी या एक पॉजिटिव रुझान नहीं देखने को मिला है। मेरे ख्याल से इस क्षेत्र में अभी भी दबाव है। और जैसा आप कह रहे हो कि अमेरिका में इस क्षेत्र में प्रॉफिट टेकिंग सेक्टर रोटेशन हो रहा है, उसका इम्पैक्ट आगे पीछे इंडिया में भी या भारतवर्ष में भी आए, तो इसमें जिसे कहते हैं ना कि नेगेटिव न्यूज की पॉसिबिलिटी ज्यादा है पॉजिटिव न्यूज के कंपैरिजन। ठीक है, और मेटल पे आपकी राय सर? सर, मेटल ऐसा है, मेरे जैसे सीनियर सिटीजन के लिए ये क्षेत्र से दूर रहना चाहिए क्योंकि इसके अंदर में जो वोलेटिलिटी होती है वो दिल के लिए अच्छी नहीं। अगर आप देखें, इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है चाइना डिमांड, और चाइना डिमांड के साथ चाइना सप्लाई, जो मेरे ख्याल से कोई भी दिग्गज एक्सपर्ट आपको बता नहीं सकता कि अगले क्वार्टर में क्या होगा या अगले महीने में क्या होगा। अगर आप प्राइस की बात करें तो कभी स्टील में कुछ मूवमेंट आती है, कभी एल्यूमिनियम में आती है, कभी कॉपर में आती है, कभी नॉन फेरस में आती है। तो इसके अंदर में जो वेरिएबल फैक्टर है वो बहुत ज्यादा है। निवेशक के लिए ये खतरे से खाली नहीं है, और ट्रेडर जिनकी अक्सर ये देखी जाती है कि ओवरनाइट पोजीशन रहती है, उन्हें भी इस क्षेत्र में मार बहुत लग रही है। तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ उनके लिए है, नौजवान लोगों के लिए जो थोड़ा बहुत झटका सह कर भी खड़े रह सकते हैं। मेरे जैसे लोगों के लिए क्षेत्र नहीं है। लेकिन ऑन ए लाइटर नोट को अगर आप साइड में रख देते हैं तो जहां तक भारतवर्ष की बात है, क्योंकि यहाँ पर डिमांड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की जारी है, तो स्टील की एक बेसिक कंजम्पशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगता है, ये सब में कहीं पर भी गिरावट नहीं है, तो अपने कंजम्पशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट के तहत ऊपर नीचे होते रहते हैं। चलिए ठीक है सर, अगर मेटल में आप कह रहे हैं कि ज़्यादा रिस्क है, ज़्यादा वॉलिटिलिटी है, तो एक डिफेंसिव सेक्टर रिलेटिवली हेल्थ केयर और फार्मा शेयरों की बातचीत कर लेते हैं। इसमें भी हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड हाइस के आसपास ये इंडेक्स कारोबार कर रहा है। ज़बरदस्त तेज़ी हम देख रहे हैं कि हेल्थ केयर फार्मा शेयरों में देखने को मिल रही है। कोई ना कोई न्यूज़ आती है या हर दिन हम देखें कोई ना कोई अलग स्टॉक्स हैं जो कि सेक्टर की जो तेज़ी है उसमें पार्टिसिपेट करते हुए नजर आते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने कल के रखना चाहूँगा। मेडिसिस इन्होंने एक डील करी, उसका फायदा हुआ। आईपी मेडिकल, किम्स जैसे जो हॉस्पिटल शेयर्स हैं इनमें काफ़ी अच्छे गेंस देखने को मिले। लुपिन है, जेबी केमिकल है, जुबिलेंट फार्मा है, इन स्टॉक्स में भी काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन है। पिछले 2-3 दिन से शिल्पा मेडिकल का शेयर काफ़ी अच्छा चला है। तो अलग अलग पॉकेट्स हैं सर, हर दिन हम देखते हैं कि जो कि इस इंडेक्स की तेज़ी में पार्टिसिपेट करती हुई नजर आ रही हैं। आपका क्या व्यू है सर इस पूरे सेक्टर को लेकर, जो स्टॉक आपको पसंद हो इस सेक्टर से? सर, आपने जो शेयर का चार्ट दिखाया मेडी असिस्ट, आपके चैनल पर आपके दूसरे एक सहयोगी के शो पर मैंने इस शेयर के बारे में बात की थी और लोगों को इसमें पैसे भी बने। मैं इस पर्टिकुलर शेयर पे, मेडी असिस्ट पे बहुत बुलिश हूँ। इसका बिजनेस मॉडल मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग, दिलचस्प लगता है। और
जब निवेशक इस शेयर का बिजनेस मॉडल समझ लेगा, वो इसमें निवेशित अवश्य हो। तो ये एक अच्छा शेयर है जिसमें निवेश करना चाहिए। एक और शेयर जो इसी क्षेत्र से है, इनोवा कैपटैब, जिसपे मैं 450 ₹450 जो आईपीओ की प्राइस थी, वहां पे इसमें तेजी में हूँ। अच्छा लग रहा है। ये फिलहाल शेयर 670 के आसपास पहुंच गया है, ऊपर में करीब 725 740 के ऊपर जाकर थोड़ा सा करेक्शन किया है। तो फार्मा स्पेस में बहुत सारे पॉकेट्स ऑफ इंटरेस्ट हैं जिसमें कि पैसा लगाया जा सकता है। ओके, तो मेडी असिस्ट एक स्टॉक है जिसमें कल एक डील विन का इम्पैक्ट देखने को मिला। हमने इन्होंने एक्विजिशन किया, उसका इम्पैक्ट था पॉजिटिव साइड पे ये स्टॉक, और बहुत नीचे के लेवल्स पे मनी 9 पे आपको ये स्टॉक पहले भी रिकमेंड किया गया है अरुण सर की ओर से। इसी स्पेस से इनोवा कैप्टा भी है, यहाँ पे भी 450 550 के लेवल से आपको बताया जा रहा है, और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे गेंस देखने को मिले भी। आगे भी हो सकता है इनमें काफ़ी अच्छा रुझान देखने को मिले भी। ब्रॉडर मार्केट्स की ओर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह का एडवांस डिक्लाइन देखने को मिला था। एनएसई पर अगर आप देखें 1400 शेयर ऐसे थे जो कि चढ़कर बंद हुए, इसके अलावा 1117 शेयरों में हमने गिरावट देखी। तो ओवरऑल देखा जाए तो बुल्स का पलड़ा कल के सेशन में कहीं ना कहीं भारी नजर आया। मिड कैप इंडेक्स करीब 290 अंक और स्मॉल कैप इंडेक्स भी 278 अंकों की मजबूती के साथ बंद हुआ। यानी कि अगर स्मॉल कैप इंडेक्स 278 अंक चढ़ के बंद हुआ है तो ये साफ संकेत है कि एक नया रिकॉर्ड हाई इसमें लगता हुआ दिखा, क्योंकि कल भी हमने देखा था रिकॉर्ड हाई यहाँ पे लगते हुए दिखे थे, और स्मॉल कैप इंडेक्स ने 56,115 का जो नया रिकॉर्ड हाई लेवल है वो छुआ है, और 59,290 ये रिकॉर्ड हाई लेवल था जो कि मिड कैप इंडेक्स ने छुआ था, और वहां से महज 70 अंकों की दूरी आपको मिड कैप इंडेक्स पे भी नजर आएगी। तो आप समझ सकते हैं किस तरह का यूफोरिया है ब्रॉडर मार्केट्स में, मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में किस तरह की मजबूती, किस तरह की स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। सर, कुछ स्टॉक आपके सामने रखना चाहूंगा इस स्पेस से। इसमें डेटा मैट्रिक्स है, इन्होंने एक माइक्रोसॉफ्ट के साथ डील करी, 20% का ऊपरी सर्किट लग गया। केफिन टेक हुआ, गोल्डाइम इंटरनेशनल है, NIIT, यहाँ पे रमेश दमानी साहब की एंट्री हुई है। 8 दिन से लगातार ये स्टॉक चल रहा है, कल भी 15% के आसपास का अप मूव था। ये कुछ स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस है मार्केट के सर मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस से, इनके ऊपर या कोई और मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक जो आपको पसंद हो सर? संदीप, लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप में सबसे बड़ी जो तकलीफ है वो ये है कि आप किसी का नाम ले लो, कल वो आपके पीछे पीछे चल जाता है, पब्लिक उसमें जुट जाती है, और फिर ऐसा लगता है कि भाई शेयर का नाम लेते ही अगर चलता है तो क्या पैसा इतना आसान हो गया है बनाना, डर लगता है। और जिस माहौल से अपन गुजर रहे हैं, जहां पर कोई भी चीज को हाथ लगाओ उसका भाव बढ़ जाता है, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं संतुष्टि आदमी को अपने आप में लानी पड़ेगी कि भाई हो सकता है आगे पीछे बाजार में करेक्शन आए, मीनिंगफुल करेक्शन आए। जो अपन ने 1 तारीख के बाद देखा था वो क्या वापस दौर देखने को मिल सकता है अगले 2 4 5 दिन के बाद। चलिए, तो मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है, ध्यान से थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनमें कोई अगर किसी का नाम भी ले लेता है कोई एनालिस्ट, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे गेंस या तो फिर काफ़ी अच्छी दौड़ लगती हुई दिखती है, लेकिन आपको थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। मिड कैप स्मॉल कैप में यूफोरिया बहुत ही स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। क्या ऐसा ही यूफोरिया बैंक निफ्टी में भी देखने को मिलेगा? आज वीकली एक्सपायरी का दिन है, तो मार्केट में आपको कैसे स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए? चलिए अब इसी के ऊपर फोकस भी करते हैं। कुछ स्टॉक्स जो कि बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में है उनके ऊपर चर्चा करते हैं। खासतौर पे टाटा ग्रुप के स्टॉक्स को मेंशन करना चाहूँगा। कल के सेशन में आप देखिए टाटा इन्वेस्टमेंट में ज़बरदस्त मूव था, 20% का सर्किट लगा। टाटा एलेक्साई 2 दिन से चल रहा है, ज़बरदस्त एक्शन यहाँ देखने को मिल रहा है। टाटा टेक्नोलॉजीज में ब्लॉक डील हुई लोअर लेवल से, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे गेंस बनते हुए दिखे। TTML, तेजस नेटवर्क्स। सर, हो क्या रहा है? टाटा ग्रुप के शेयरों में वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है और ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। कोई स्टॉक जो आपके रडार पे हो सर? संदीप जी, कोइंसिडेंस कहिए, टाटा ग्रुप के शेयर के नाम टी से शुरू होते हैं। आपने उनके अलावा 3 4 कंपनी के नाम लिए, वो भी टी से शुरू होते हैं। तो इसका एक उदाहरण देता हूं कि आज सुबह ये शो खत्म होने के बाद एक चाय की चुस्की लीजिए और जो आप शेयर लोगे वो बढ़ जाएगा। तो टी भी टी से है सर। मजाक छोड़िए, हंसी की बात छोड़िए, लेकिन ऐसा है कि फिलहाल जो मोमेंटम है, शेयर खोजिए और वो शेयर चलता है। इसको लेकर मैं थोड़ा सा, जिसे कहता हूँ, ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट वाला आदमी हूँ। थोड़ा डर लगता है, थोड़ा टाइम कॉशियस होने का है, और ऐसा लगता है मेरे मानने में कि कुछ न कुछ पैसा जो आपने कमाया है, पूरा का पूरा नहीं,
पर 10, 15, 20% टेबल से उठा लीजिए। आपको कोई अगर अच्छा मौका मिले शेयर लेने के लिए, उस समय आप नहीं ले सको, और वो भी इस कारण से कि आपके पास पैसे नहीं है, ये नहीं होना चाहिए आपके साथ। टाटा टेक्नोलॉजी की आपने बात की, प्राइस बढ़ा है, अच्छा मोमेंटम आया है, लेकिन आज भी जो ओपनिंग डे पे इसने हाई बनाया था उससे नीचे चल रहा है। और एग्जैक्टली। शेयर को लिस्ट हुए करीब करीब मेरे ख्याल से 10 से 11 महीने हो चुके हैं। जी। तो ये था यूफोरिया टाटा टेक्नोलॉजी का, जब लोगों ने, जो कहते हैं कि उस समय 5 इश्यू खुले थे और सबने टाटा टेक्नोलॉजी में पैसा डाला। शेयर कितनों को मिला वो भी अपने को पता है, लेकिन ऐसा एक पागलपन हुआ था बाजार में कि वो भाव करीब 1400 के आसपास जो उच्चतम स्तर था, वो अभी तक देखने को वापस नहीं मिला। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं सर थोड़ा कॉशियस होने की ज़रूरत है, और इनफैक्ट अगर थोड़ा पैसा आपका बन रहा है तो 10-15-20% पैसा आप अपने पास रखिए, हाथ में रखिए। कोई भी अगर अपॉर्चुनिटी आती है तो उसके लिए ग्रैब करने के लिए आपके पास पैसा होना भी चाहिए। सर ऐसा ही कुछ यूफोरिया हमने ऑटो एंसिलरी शेयरों में भी देखा है। मैं आपके सामने कल के कुछ गेनर्स रखना चाहूँगा। वैसे तो पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हुए नजर आए हैं। इसमें उकाल फ्यूल है, कल इसमें सर्किट लगता है दिखा। ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज हमारे एक एक्सपर्ट इसी शो पे रिकमेंड करके भी गए हैं। कल सुब्रोस में काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला है। मुंजाल ऑटो है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि हाल फिलहाल ऑटो एंसिलरी स्पेस से, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन इसमें आप शामिल कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्शन में रही हैं। तो ऑटो एंसिलरी स्पेस पर आपकी राय सर? तो देखिए, अगर गाड़ियां बिक रही है तो ऑटो एंसिलरी के बिना गाड़ी बन नहीं सकती। तो दे दे मूव हैंड इन हैंड। तो इसमें ये कहना कि गाड़ियां अच्छी है, ओईएम अच्छा है, लेकिन ऑटो एंसिलरी अच्छा नहीं है, एकदम गलत होगा। तो मेरे ख्याल से स्पेस अच्छा है। भारतवर्ष में गाड़ियों की बिक्री लगातार बढ़ रही है, और शायद अगले महीने एक बड़ी आईपीओ आने वाली है ओईएम के स्पेस में, जब हुंडई मार्केट को टैप करेगा, और ये विश्व में पहली बार देखा जाएगा कि हुंडई अपनी किसी कंपनी को कोरिया के बाहर लिस्ट करेगी। ठीक है, तो यूफोरिया बहुत स्ट्रांग है। ऑटो बिक्री अगर स्ट्रांग है तो उसका फ़ायदा ऑटो एंसिलरी शेयरों में भी साफ तौर पे देखने को मिलेगा ही। कुछ और सेक्टर्स की बात करें तो उसमें सर पावर सेक्टर में भी हम देख रहे हैं कि जिस तरह की डिमांड है उसका फ़ायदा कई सारे सेक्टर्स में, कई सारे स्टॉक्स में देखने को मिल भी रहा है। CESE एक स्टार परफॉर्मर रहा है सर। कल भी हमने देखा कि काफ़ी अच्छा मूव स्टॉक में देखने को मिला। TD पावर है, इसके अलावा टॉरेंट पावर, JSW एनर्जी, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज IEX, इसमें भी काफ़ी अच्छा मूव कल के सेशन में देखने को मिला। ओवरऑल देखा जाए तो पावर सेक्टर में काफ़ी स्ट्रांग मूव्स देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि डिमांड बहुत स्ट्रांग है इस पूरे सेक्टर की। जहाँ तक बात है, कोई स्टॉक जो आपको पसंद हो सर इस स्पेस से? सर, अगर आप इस क्षेत्र की बात करें तो जहां तक उत्पादन, जहां तक डिमांड की बात है, कहीं पे भी कोई कमी नहीं हुई है। और जिस हिसाब से भारतवर्ष में डिमांड बढ़ती जा रही है, मेरे ख्याल से कई नए प्लांट अगर चालू हो जाए तो भी डिमांड कम नहीं होगी। जहां तक वैल्यूएशन का सवाल है, क्योंकि निफ्टी नए उच्चतम स्तर पे पहुंच चुका है, वैल्यूएशन कहीं पर कम होता नहीं है, तो ये एक चिंता का विषय लगा रहता है। और पावर क्षेत्र में क्योंकि सरकारी कंपनियां भी हैं, रिटेल इन्वेस्टर का रुझान पावर में बहुत ज्यादा है, तो आपको ऐसे ऐसे शेयर मिलते हैं जहां पर लोग का निवेश बढ़ते जा रहा है। और छोटा मोटा भी डिप आने से वो ये कहते हैं, एवरी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। जब ऐसी फीलिंग आने लगती है कि एवरी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, तो जो कहते हैं ना, बाल खड़े हो जाते हैं हाथ पर, और थोड़े से जो बोलते हैं अनकंफर्टेबल फीलिंग देते हैं कि बाजार में पैसा बनाना इतना आसान नहीं हो सकता। ओके, तो पावर सेक्टर में भी भले ही डिमांड बहुत स्ट्रांग है, सप्लाई भी अच्छी है, लेकिन वैल्यूएशंस अच्छे नहीं है, वैल्यूएशन कम नहीं है शेयरों के, इसलिए थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत पावर सेक्टर में भी ज़रूर है, क्योंकि रिटेल का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा रहता है।
कल साल हमने एक न्यूज़ फ्लो आता हुआ देखा कि जी सोनी के बीच में जो मर्जर हुआ था, इन दोनों के बीच में जो विवाद शुरू हो गया था क्योंकि मर्जर कॉल ऑफ हो गया था। अब ये जो विवाद है वो सुलझा लिए गए हैं, दोनों पार्टियों ने अपने जो पूरा जो विवाद था उसे सेटल कर लिया है, ऐसी खबर निकल के सामने आई। और उसके बाद हमने देखा जी एंटरटेनमेंट के स्टॉक में एक पॉपअप देखने को मिला। देखिए किस तरह से एक स्पाइक आता हुआ दिखा, 11% से ज़्यादा की मजबूती के साथ ये स्टॉक बंद होता हुआ दिखा है। तो क्या हम समझ सकते हैं सर, जी एंटरटेनमेंट के खराब या बुरे दिन खत्म हो चुके हैं, अब यहाँ पे खरीद लेना चाहिए शेयर को 150 के आसपास? देखिए, अगर ये न्यूज की कल पुष्टिकरण आ जाती है, कल फॉलो अप बाइंग आती है और जो जो न्यूज फ्लो देखने को मिल रहा है उसमें कि सब केसेस विदड्रॉ हो जाएंगे, आपस में सेटलमेंट हो जाएगा, तो ये दोनों कंपनियों के लिए बहुत अच्छा है। और भारतवर्ष में अगर आप देखें तो एक तरफ डिज्नी और जियो और एक तरफ जी और सोनी, ये दो दिग्गज घर हो जाएंगे जिसमें कि एंटरटेनमेंट को एक चार चांद लग जाएंगे और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए एक बहुत पॉजिटिव मूव होगा। अगर आप ध्यान दें तो कुछ समय पहले डिज्नी और जियो को लेकर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से विवाद खड़ा हुआ था कि शायद वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे और सीसीआई उनके विलय को मंजूरी नहीं देगी। अब जी सोनी के बाद होने को हो सकता है उनको भी मंजूरी मिल जाए क्योंकि वो डोमिनेटिंग प्लेयर नहीं रहेंगे, ये भी एक बड़ा ग्रुप हो जाएगा और उसी तरह वो भी एक बड़ा ग्रुप हो जाएगा। तो इंडस्ट्री के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन जैसे अक्सर होते हैं बड़े न्यूज में, देयर इज मेनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। एक आध दिन जाने दीजिए, फिर आप इसकी कंफर्मेशन आपको मिल जाना चाहिए। चलिए, तो ये न्यूज़ फ्लो का कंफर्मेशन होने दीजिए, उसके बाद जी एंटरटेनमेंट के स्टॉक पे कोई भी आप तेज़ी का व्यू बना के चल सकते हैं। अच्छा सर, आपकी राय मैं केमिकल फर्टिलाइजर सेक्टर पे भी लेना चाहूँगा क्योंकि बीच बीच में हम देखते हैं कि इस सेक्टर के कुछ शेयरों में भी हम देखते हैं कि कुछ स्पाइक्स आते हुए दिखते हैं। कल के सेशन में हमने देखा रेलिस इंडिया, बासव हुआ, लक्ष्मी ऑर्गेनिक है। केमिकल स्पेस से तो बहुत सारी कंपनियाँ जो कि एक्टिव होती हुई नजर आ रही हैं। तो केमिकल फर्टिलाइजर स्पेस में क्या ये सही समय है खरीदारी करने का सर? संदीप, केमिकल फर्टिलाइजर को डिवाइड करते हैं। एक हो गया फर्टिलाइजर जिसका डायरेक्ट कनेक्शन एग्रीकल्चर के साथ होता है और एक हो गया स्पेशलिटी केमिकल जो कई जगह यूज होता है, चाहे वो फार्मा हो, चाहे वो पार्टली एग्रीकल्चर हो, चाहे वो और इंडस्ट्री, चाहे टेक्सटाइल हो, लेदर गुड्स हो, ये सब में यूज होता है। कोविड के बाद स्पेशलिटी केमिकल की एक सेक्टर में एक गिरावट देखने को मिली थी और जो दिग्गज कंपनियां हैं उनमें 30, 40, 50% का प्राइस इरोजन देखा गया। अब इसमें डिमांड वापस ठीक हो रहा है क्योंकि चाइना ने विश्व भर में माल डंप किया था स्पेशलिटी केमिकल का। अब जो इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि सस्टेनेबल है और यहाँ से अपवर्ड मोमेंटम इसमें जारी रहने की संभावना है। तो स्पेशलिटी केमिकल अच्छा है। जहां तक आप फर्टिलाइजर की बात करें, जैसे कि रैलिस इंडिया का आपने जिक्र किया, ये जो शेयर हैं इनके ऊपर जो प्राइस कंट्रोल्स होते हैं, जिस भाव में ये फार्मर को बेचते हैं उसके अंदर में काफी कुछ रेगुलेशन है, तो इनकी जो कमाई होती है वो भी एक तरह से कंट्रोल्ड कमाई होती है। कोई भी चीज लिमिट के बाहर या एक जो विंडफॉल गेन कहते हैं वो इनको नहीं मिलता। सेक्टर अच्छा है, बारिश अच्छी हुई है, इनकी तरक्की भी होगी, बट अगर आप विंडफॉल गेन देखना चाहते हैं वो शायद आपको फर्टिलाइजर पैक में न मिले। ठीक है, तो फर्टिलाइजर के बजाय केमिकल शेयरों में अब जिस तरह से डिमांड इंप्रूवमेंट हो रहा है उसका फायदा अपमूव के तौर पे सस्टेन्ड वे में आपको आने वाले समय में आता हुआ दिख सकता है। आखिरी दो सवाल सर आपसे, मुझे पता है आपके पास समय की कमी है। एक तो सर, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हैं तो मैं मौका लेके पूछना चाहूँगा क्योंकि पीएसयू शेयरों को लेकर हमारे जो दर्शक है, खासतौर पे जो रिटेल निवेशक है, उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। बजट के बाद से हमने देखा एक डिसाइसिव करेक्शन इस पूरे स्पेस में देखने को मिला है पीएसयू शेयरों की जहाँ तक बात है, लेकिन अब धीरे धीरे लो लेवल से रिकवरी भी होनी शुरू हो गई है। कल के सेशन में आरईसी पीएफसी में मूव काफ़ी स्ट्रांग था। जीएसपीएल का शेयर 2 दिन से चल रहा है, ऑयल इंडिया हुआ, जीआईसी, न्यू इंडिया एश्योरेंस
ONGC, गेल, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि लोअर लेवल से अब रिकवरी भी दिखाने लगे हैं। PSU स्पेस पर ओवरऑल आपकी राय सर, और कोई स्टॉक जो आपको पसंद हो जो कि इन लेवल्स पे भी खरीदा जा सकता हो? प्रदीप, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जिस क्षेत्र में PSU में सबसे ज्यादा निवेश खुदरा या रिटेल इन्वेस्टर का है, वो है डिफेंस और वो है पावर। रेलवे। ये दोनों चीज की आपने बात नहीं की जिन शेयरों के आपने नाम लिए, और यहाँ पर करेक्शन हुआ है अवश्य, लेकिन करेक्शन अभी तक मेरे हिसाब से पूरा नहीं हुआ है। जो आपने दो पावर क्षेत्र के शेयर की आज बात की, REC, PFC, ये पावर क्षेत्र से ज्यादा जो जो बैंकिंग क्षेत्र कहते हैं उसकी कंपनियां हैं, क्योंकि जी। ये पावर जनरेटर को लोन देते हैं अपना धंधा बढ़ाने के लिए। अब आ जाइए कि क्या इनका करेक्शन पूरा नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से करेक्शन पूरा होने को आ रहा है। हो सकता है बाजार में जब एक गिरावट आए तो इसमें एक आखिरी झटका आकर ये शेयर संभलने लगे और धीरे धीरे इंप्रूव करे। लेकिन क्या ये अपने ऑल टाइम हाइस को छू सकते हैं? ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इनकी वैल्यूएशन ऑल टाइम हाई पे कुछ रिडिकुलस लेवल पे पहुंच चुकी थी। दो शेयर खास कहूंगा जिनकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो गई थी, एक था इरिडा और एक था IRFC। IRFC रेलवे स्टॉक नहीं है और इरिडा पावर स्टॉक नहीं है, लेकिन पावर कंपनी को लोन देता है। ये चीज लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, अगर नहीं रखते तो खतरे से खाली। ओके, तो सर अब आखिरी हाँ, सवाल जो आपने पूछा कि क्या इनमें कोई पॉकेट्स ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। मेरे ख्याल से जो जो एक करेक्शन में और एक्सपेक्ट कर रहा हूं PSU पैक में, वो आने के बाद में कई सारे शेयर में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा खरीदने के लिए। जल्दबाजी मत कीजिए। आप ही के चैनल पे उम्मीद करता हूं अगले 10-15 दिन में आपको मैं कुछ अच्छी खबर और कुछ शेयर के नाम दे सकूं। ठीक है, करेक्शन आना बाकी है। जो अगर आप PSU स्टॉक्स में कुछ अच्छे और बेहतर वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स की अगर आप तलाश में हैं तो थोड़ा करेक्शन का वेट कर लीजिए। 10 से 15 दिन में हो सकता है अरुण सर मनी9 के प्लेटफॉर्म पे ही बहुत जल्द आपके साथ वो नाम शेयर करते हुए दिखेंगे भी। सर आखिरी सवाल आपसे जाने से पहले, कोई पिक्स जो आप शेयर करना चाहेंगे सर, कोई सेक्टर स्टॉक्स जो कि आज या फिर छोटी अवधि में आपको लगता है कि अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ सकते हैं? संदीप जी, एक कंपनी लिस्ट हुई थी हाल ही में, करीब 20-25 दिन पहले, सीगाल इंडिया, CEIGALL। इसने अपने जून तिमाही के नतीजे कल दिए हैं। जी। रोड डेवलपर है। नतीजे अच्छे आए थे। थोड़ा सा इसमें आज मूवमेंट देखने को मिला था, शेयर रिकवर ऊपर गया और फिर थोड़ा करेक्ट हो गया। ये शेयर मीडियम टर्म के लिए अगर कोई होल्ड करता है, 400-405 के बीच में ट्रेड करता है। 401 की इश्यू प्राइस थी। मुझे लगता है ये शेयर का 3 महीने से के अंदर में ये 450 या उसके ऊपर आपको भाव देखने को मिल सकता है। ओके, एक ही शेयर है सर? बस अभी एक ही शेयर है, क्योंकि आपका प्रोग्राम होगा उसकी तैयारी नहीं की थी, बट जो ऑफ द कफ जो याद आया उसका नाम दे दिया। चलिए ठीक है। हाल ही में लिस्टेड कंपनी है सेजल इंडिया, जिसके नंबर्स आए हैं, नंबर्स अच्छे आए हैं और इनफैक्ट टर्न अराउंड देखने को मिला है। घाटे से मुनाफे में ये कंपनी 405 के आसपास है। 3 महीने में 450 रुपये तक के जो लेवल्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण सर, आज सुबह सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बहुत सारे स्टॉक सेक्टर्स की बात हुई है, जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर सर? सर, डिस्क्लोजर जो मैंने शेयर रेकमेंड किया है, जैसे कि सीगाल, इनोवा कैप या इंडिजीन, इनमें मेरा निवेश, पर्सनल निवेश इन कंपनियों में है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। विश यू अ वेरी गुड डे सर।
चलिए, तो क्या खरीदें क्या बेचें में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा, और इस प्रॉफिटेबल दिन को बनाने के लिए आपकी मदद करेंगे मेरे सहयोगी विवेक मित्तल जी। सुबह 10:30 बजे आपके साथ बीच बाजार में जुड़ते हैं सोमवार से शुक्रवार। विदेशी न्यूज़ फ्लो किस तरह का है, उसका इंडियन मार्केट्स पे किस तरह का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, छोटे मझोले शेयरों पर किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है, हर दिन किसी एक सेक्टर की या किसी एक पर्टिकुलर पॉकेट की वो बात करते हैं और वहाँ पर कहाँ गेंस मिल सकते हैं, इसके ऊपर खासतौर पर फोकस रहता है सुबह 10:30 बजे बीच बाजार में। तो क्या खरीदें क्या बेचें में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है और दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। इसी उम्मीद के साथ मुझे आप इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।